अदालत से आज कुछ ऐसे रिमार्क्स आए हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स से इस बात का आइडिया होता है कि वो अब ज़्यादा तवालत चाहते नहीं हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है और बड़ी हम्बल गुजारिश है, आप हमें बुलाइए, हम आपको बता सकते हैं, एक एक फैक्ट बता सकते हैं, बंदों के नाम बता सकते हैं। एक ने तो ये भी कहा कि टांग के ऊपर टांग रख के ना दूसरे हाथ से टांग खींच के बीच में से दो कर देंगे, चीर देंगे। एक ने ये भी कहा था, एक ने ये भी कहा था कि देखो ना अहमद मीर को और अबसार आलम को गोलियां लगी तो नाम हमारा लग जाता है। इस किस्म का थ्रेट भी दिया गया था। आप हमें बुला लें, हम ये फैक्ट्स आपके सामने रख देते हैं। मुझे और भी कुछ दिखाया उन्होंने, वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, बाकी लोग भी वीडियो सुनते हैं, मेरी फैमिली के लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियां और इमरान रियाज खान को गैर कानूनी तौर पर अगवा करने पर बात हुई, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी रिमार्क्स दिए। इमरान रियाज खान ने पाकिस्तान की आला अदलिया के लिए एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बड़ा दबंग मौकफ अपनाया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है, इंक्वायरी करना चाहते हैं मुझे बुला लें, अरशद शरीफ के दोस्तों को बुला लें, जो लोग रोजाना उनके साथ राब्ते में रहते थे, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, उनको बुला लें। हम आपको बताते हैं कि हमें कौन थ्रेट कर रहा था, हम आपको बताते हैं कि हमें किसने बुलाकर धमकियां दी। मैं मौजूद हूं ना, मुझे बुला के पूछ लें, मैं आपको बता देता हूं। आप साबिर शाकिर से पूछ लें, उनको किसने कहा कि हम तुम्हें जहाज में से उठवा लेंगे, और कौन उनको दबाव डालता रहा कि पाकिस्तान वापस आओ वरना तुम्हें हम जहाज में से उठा लेंगे। ये बात उन्होंने सेनेट की जो कमेटी है उसके अंदर भी की है। सेनेट की जो कमेटी है उसके अंदर उन्होंने साबिर शाकिर साहब ने ये बात की है। अरशद शरीफ साहब ने अपने वो सारे थ्रेट्स जो उनको थे वो सारे के सारे उन्होंने सेनेट की कमेटी है इतलात की, वहां पे जो चेयरमैन है वो नियाजी साहब हैं और दीगर लोग भी मौजूद थे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वहां पे, और कुछ ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद थी। वो रिकॉर्ड के ऊपर है, मैंने भी वहां पे 2 मरतबा बात की है। वहां पे अरशद शरीफ साहब ने 2 मरतबा बात की है, अंग्रेजी में बात की है, प्रॉपर सबूतों के साथ बात की है, बाकायदा बताया कि उनको किससे थ्रेट है और किस लेवल के थ्रेट है। फिर उसके बाद साबिर शाकिर साहब ने रोते हुए बात की है और उन्होंने बताया कि उनको किस लेवल के थ्रेट है और किस किस्म की धमकियां दी गई हैं। तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आप वो फुटेज निकालें, उस फुटेज को देखें, आपको पता चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं आप चाहते हैं कि इसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात हो और फैक्ट्स से कोई दूर ना हटे, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। तो फैक्ट्स हमारे पास हैं, आप हमें बुलाइए, हम आपको बताते हैं वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमें धमकियां दी, हम आपको बताते हैं किन किन अल्फाज में धमकियां दी। एक ने तो ये भी कहा कि टांग के ऊपर टांग रख के ना दूसरे हाथ से टांग खींच के बीच में से 2 कर देंगे, चीर देंगे। एक ने ये भी कहा था, एक ने ये भी कहा था कि देखो ना अहमद मीर को और अबसार आलम को गोलियां लगी तो नाम हमारा लग जाता है। इस किस्म का थ्रेट भी दिया गया था, हम बंदा मरवा भी सकते हैं, इस किस्म का थ्रेट भी दिया गया था, और तुम्हें फैंटी भी लग सकती है, इस किस्म का थ्रेट भी दिया गया था। डिफरेंट थ्रेट्स दिए जा रहे थे। बल्कि एक साहब का जब इस्लामाबाद में पोस्टिंग हुआ तो मुझे यह बताया गया, एक साहब ने फोन करके बताया कि बहुत रफ ऑफिसर आ गए, बच जाओ। मुझे इस्लामाबाद में जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि बाकायदा हमें कहा गया कि सीधे हो जाओ सारे, नहीं तो SHO आप समझ लें कि आ गया है, अब वो आपको नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो ये जो है वो हालात अब आपके सामने हैं और ये चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, एक एक फैक्ट बता सकते हैं, बंदों के नाम बता सकते हैं कि किस बंदे ने कौन सी वाली धमकी किस वक्त हमें और किस अंदाज में दी थी और किस जगह पे बिठा कर दी थी। ये सारा कुछ हम आपको बता सकते हैं, आप हमें बुला लें, हम ये फैक्ट्स आपके सामने रख देते हैं। अरशद शरीफ साहब मौजूद नहीं है, उनके ऊपर जो पर्चे हुए, मेरे ऊपर जो पर्चे हुए, समी इब्राहिम पे जो पर्चे हुए, साबिर शाकिर पे जो पर्चे हुए, बाकी लोगों में जो पर्चे हुए, उन सबका पैटर्न एक ही है। एक ही पैटर्न के ऊपर मुकदमे जो हैं वो एक ही तरह के लोग करवाते हैं और उन्हीं मुकदमात की वजह से हम सब परेशान थे। तो आप हमें बुलाकर पूछ लें, उन मुद्दइयों को इकट्ठा करें और उनसे पूछें कि उन्होंने किसके कहने के ऊपर हमारे ऊपर ये मुकदमे करवाए, झूठे मुकदमे, बोगस मुकदमे, गद्दारी के और बगावत के। एक आदमी आया मेरे पास अरशद शरीफ साहब के घर पे, उसने आगे मुझे ऐसे मोबाइल दिखाया यूं, और उसने कहा ये देखो ये तुम्हारा घर है ना, ये है ना तुम्हारा घर। मैंने कहा जी ये मेरा घर है। फिर उसने मुझे कहा ये देखें यहाँ आप ठहरे हुए हैं, यहाँ पे जो आप इस्लामाबाद में ठहरे हुए हैं आप इस घर पे ठहरे हुए हैं। और आगे किया उसने एक दफ़ा और उसने कहा ये वो कमरा है जहाँ पे आप ठहरे हुए हैं। समझ आ रही है बात की आपको? तो मेरी उनके साथ तो 1-2 सख्त जुमलों का तबादला हुआ और वो साहब मुझे धमका कर चले गए। मुझे और भी कुछ दिखाया उन्होंने, वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, बाकी लोग भी वीडियो सुनते हैं, मेरी फैमिली के लोग भी हैं। बात का खुलासा ये है कि हमें सियासतदान नहीं मार सकते, इनकी ये औकात ही नहीं है।
ये इस काबिल ही नहीं है। हमें मारा एस्टेब्लिशमेंट ने, और हमेशा एस्टेब्लिशमेंट मारती है, और वही सबको मारते हैं। पहले भी वही मारते थे, आज भी वही मारते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें एक लट्टू की तरह घुमाए इस मुल्क के अंदर। यानी मैंने ये भी देखा कि ये जो FIR होती है ना गद्दारी की और बगावत की, ये बगावत की और गद्दारी की FIRs का कॉपीराइट कभी भी सियासतदानों के पास नहीं रहा। ये चरसी भंगी और जराइम पेशा लोगों से करवाई जाती है, और इसके पीछे वो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट होती है जिसके पास इन FIRs का कॉपीराइट है। क्योंकि अरशद शरीफ भाई ने, उनके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई, और उसके बाद उस खौफ की वजह से, उन हालात की वजह से जो उनके लिए पैदा किए गए, जाली मुकदमात की सूरत में, उनको ट्रैप करने की सूरत में, उनके पीछे पीछे आने की सूरत में, धमकियां मिलने की सूरत में, खौफजदा करने की हर कोशिश की सूरत में उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। फिर उन्हें एक और मुल्क छोड़ने पर भी मजबूर किया गया, और फिर उनको दोबारा वीज़ा नहीं मिल रहा था, जिसके बाद वो शहीद हो गए। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि हमें धमकाने वाले कुछ चंद लोग थे जो लगातार ये धमकियां दे रहे थे, लेकिन सिलसिला चलता रहे, चाहे रुक जाए, हम नहीं रुकने वाले। हम सच बोलते रहेंगे। अरशद शरीफ सच बोलता रहा, सच बोलते बोलते चला गया। हम सच बोलते रहेंगे, जब तक जिंदगी लिखी है तब तक जीते रहेंगे। नाज़रीन, जैसा कि पहले भी बात होती रही है कि पाकिस्तान की अवाम को और सहाफ़ियों को अल्लाह के बाद पाकिस्तान की आला अदलिया से उम्मीद और भरोसा है। लिहाजा पाकिस्तान की अदलिया को भी चाहिए कि वो पाकिस्तानी अवाम के भरोसे को ना टूटने दे और पाकिस्तान की अवाम के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। बहुत से ऐसे सहाफ़ी और यूट्यूबर्स हैं जिनको ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया और जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी फैमिलीज को ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उनके लिए किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। जिस तरह से इमरान रियाज खान को गैर कानूनी तौर पर 4-5 महीने तक अगवा करके रखा गया, अब उनको फैमिली की तरफ से काफ़ी दबाव है कि अब खुलकर बात नहीं करनी। इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने किसी प्रेशर की वजह से अपने जबरी अगवा के खिलाफ केस ना किया हो। इसीलिए पाकिस्तानी अवाम की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि वो आज खुद नोटिस लें और जिन जिन सहाफ़ियों के साथ इस तरह का मामला पेश आया है, जिनके साथ जुल्म, ज़्यादती और तशद्दुद किया गया है, उनको बुलाकर उनके बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएं और इनके खिलाफ जो लोग भी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके, ताकि इस मुल्क के सहाफ़ी हक और सच की राह पर चलते रहें और मुल्क कौम के लिए मशाल राह बने। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।